दोस्तों नमस्कार। सृजन सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि जिंदगी में आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो उस लक्ष्य के विषय में आपको प्रॉपर जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। जैसे उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, किन साधनों की जरूरत है, वो आंतरिक साधन क्या हो सकते हैं जैसे आत्मबल, और वो बाहरी साधन क्या हो सकते हैं। हमारी समस्याएं क्या होती हैं कि हम बाहरी साधनों पर तो ध्यान देते हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो गए, बेहतर मटेरियल हो गया, बेहतर यूट्यूब, बेहतर टीचर, ये सब हो गए, लेकिन जो आंतरिक आवश्यकता है, मतलब कि हमारा आत्मबल, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी सोचने की क्षमता और हमारी शारीरिक क्षमताएं, हम इन पे डेवलप नहीं करते हैं। यही कारण है कि यदि एक बहुत अच्छे बाहरी व्यवस्था में, बहुत अच्छी किताबों से, बहुत अच्छे टीचर से, बहुत अच्छे स्थान पे जाके 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें से मुश्किल से 5 या 10 बच्चे ही सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे अपने आंतरिक क्षमताओं पर भी काम किए, लेकिन वो बच्चे अमूमन उसमें से अधिकतर को देखा जाए अपने आंतरिक क्षमताओं पे काम नहीं किए हैं। तो आपको याद रखना है कि हमें दोनों क्षमताओं पे काम करना है, अपने बेहतर मटेरियल पे, बेहतर टीचर से गाइडेंस लेना है, बेहतर चीजों को पढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ खुद की आंतरिक शक्ति को भी डेवलप करना है। क्योंकि याद रखिएगा कि कोई भी हथियार तभी बढ़िया काम कर सकता है जब उसको चलाने वाले में उतनी क्षमता भी होनी, क्यों ना उतनी क्षमता ही हो, तभी वो हथियार बढ़िया काम कर सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आइए शुरू करते हैं सीधी बात और नो बकवास के अंतर्गत, बिना समय को नष्ट किए हुए आज अपने इंडियन ज्योग्राफी सीरीज की जो अगली कड़ी है, जो अगला टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे हिमानी या फिर ग्लेशियर या फिर इसे हिमनद भी कहते हैं। इन टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे। तो ये आप व्हाइट बोर्ड पे पूरी देख रहे हैं कि मैंने आपको ये टॉपिक्स लिख दिया है कि किन किन टॉपिक्स के अंतर्गत हम इस पर चर्चा करेंगे, और साथ में कुछ फिगर बना दिया है। ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर आपके सामने बना था तो इतना एग्जैक्ट फिगर ना बन पाता और साथ में कुछ चीजें मिसिंग हो सकती थी, तो इसलिए इसे पहले से बना दिया गया परफेक्शन के लिए। लेकिन इन सब चीजों को हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। आपको बता दूं कि ये हिमनद वाला जो टॉपिक है, ये बहुत चर्चित टॉपिक तो पहले नहीं था, लेकिन जब 2018 पीसीएस के एग्जाम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सियाचिन और शसाइनी वाले क्वेश्चन को पूछा, तब से लेकर यह टॉपिक पे विवाद हो गया था और यह टॉपिक उस समय बहुत चर्चा में आया था। तो इसलिए हम हिमनदों वाले टॉपिक पे इन सब बिंदुओं के अंतर्गत इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये आपके प्री में काम देगा और ये टॉपिक्स आपके प्री और मेंस दोनों में काम देगा। तो इन एक एक टॉपिक की हम बात करते हैं और हिमनदों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो सबसे दूसरे पॉइंट शुरू करते हैं, प्रमुख शब्दावली। तो यहां आप देख रहे हैं हिमनद, हिमचादर, हिमरेखा, हिमोड़, हिमटोपी। इसका अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर 2 तरह के हिम प्लेस मिलते हैं या आइस एरिया मिलते हैं। एक जो ध्रुवों पे है उसे बोलते हैं आइस शीट या हिम चादर, मतलब कि सतह पे मोटी फैली हुई चादर जो होगी वो। तो ध्रुवों पे हिम शीट मिलता है, और ध्रुवों के अतिरिक्त जो बर्फ है वो अक्सर पहाड़ों की चोटियों और टोपियों पर मिलता है, इसलिए उसे बोलते हैं अल्पाइन। ठीक है, तो अल्पाइन के अंतर्गत ये भारत के सभी आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब प्रमुख शब्दावली में हिमनद, हिमचादर, हिमरेखा, हिमोड़, हिमटोपी है। तो हिमचादर मैंने आपको बता दिया, हिमचादर से तात्पर्य बर्फ की मोटी परत से है जो समतल भूमि पर फैली हुई है, और ये अधिकतर हमें मिलता है ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव पर। अब बात करें हिमरेखा की, तो हिमरेखा जो है इस पे आगे चर्चा कर लेंगे। अब हिमटोपी की बात कर लें तो पर्वतों की चोटियों पर जो हिम जमा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हिमटोपी बोलते हैं। जहां तक हिमनद की बात है तो हिम और नद, हिम की नदी, मतलब कि जिसमें विशाल मात्रा में क्या हो? आइस हो, लेकिन वो नदी की तरह बहती हो, उसे हिमनद कहते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें हिमनद, हिमानी या ग्लेशियर की, तो इसका तात्पर्य है कि हिम की एक विशाल राशि जो अपने भार और ढलान, इसका तात्पर्य गुरुत्व से है, अपने भार और ढलान के कारण नीचे की तरफ गति करती है या फिसलती है, उसे हिमनद कहते हैं। तो हिम और नद, हिम की नदी
इससे आप समझ जाइएगा। इसी टॉपिक की चर्चा हम इन सब में करेंगे। अब बात करते हैं हिम रेखा। हिम रेखा से तात्पर्य यह है कि जो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ जमी रहती है वो हर साल एक सीमा तक पिघल जाती है। इसे इस मैप से आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका एक पहाड़ है, यहां पर ठंडी के मौसम में और गर्मी के मौसम में बर्फ जमा रहता है, लेकिन आप देखेंगे गर्मी के मौसम में एक सीमा तक नीचे का बर्फ पिघल जाता है, लेकिन उसके ऊपर बराबर भी जमा रहता है। तो हिमरेखा से तात्पर्य उस रेखा से है जिसके ऊपर बर्फ जो है वो कभी नहीं पिघलता है और जिसके नीचे जो है बर्फ मौसम के अनुसार पिघलता है और फिर जम जाता है। तो इसी से तात्पर्य आपका हिमरेखा से है। अब बात करते हैं हिमोड़ से। हिम द्वारा उड़ाया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हिमनद होता है जब वो बहता है तो अपने साथ जो अवसाद लिए रहता है उसको जब बिछा देता है तो इसी को बोलते हैं हिमोड़। जैसे जलोढ़ आपने सुना होगा कि नदियां अपने जल के साथ जो अवसाद लाती हैं उसे बिछा देती हैं, उसे जलोढ़ कहते हैं। तो वहां पर तात्पर्य हिमोड़ से है। तो हिमनद, हिमचादर, हिमरेखा, हिमोड़ और हिम टोपी, इन सब का तात्पर्य आप समझ गए। अब हिमनद से तात्पर्य मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि हिमनद से तात्पर्य एक विशाल बर्फ की मात्रा से है जो कि अपने भार और अपने ढाल के कारण एक विशेष नीचे की दिशा में वो गतिशील रहता है। हिमनद हेतु आवश्यक दशाएं। तो यदि आप हिमनद हेतु आवश्यक दशाओं की बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात तो हिमनद के लिए आवश्यक दशाओं की बात यह है कि बहुत ठंडी पड़नी चाहिए। तो ठंडी कैसे पड़ सकती है? ठंडी पड़ सकती है या तो ध्रुवों की तरफ चले या तो ऊंचाई पे चले। ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो आपको पता है ध्रुवों पे बर्फ जमी रहती है, वहां टेम्परेचर 0 डिग्री होता है या उससे कम होता है। कारण क्या है? कारण है गर्मी का स्रोत हमारा सूर्य है और सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच ही लंबवत चमकता है। और अगर कर्क यहां, मकर यहां पर है तो ध्रुव मान लीजिए बहुत दूर है तो वहां तक रोशनी पड़ती नहीं, वहां ठंडी रहती है, तो वहां इस तरह आपके बर्फ जमे रहते हैं। और दूसरी चीज है ऊंचाई पर। आपने पढ़ा होगा पहले भी कि ऊंचाई पे बढ़ने पर तापमान घटता है और एक समय ऐसा आता है कि तापमान 0 डिग्री हो जाता है और पानी जो है वो घटते तापमान के साथ जम जाता है। पानी का मतलब हवा की नमी की बात है या जो बारिश होती है उसकी बात है, वो जम जाता है और बर्फ के रूप में जमा हो जाता है। तो कुल मिला के ऊंचाई, टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो है वो हिमनद हेतु आवश्यक दशाएं, हिम के लिए या बर्फ जमने के लिए आवश्यक दशाएं हैं। अब हिमनद की बात करें, इनके लिए आवश्यक दशाएं क्या है? तो इनके लिए आवश्यक दशा है कि हिम की विशेष मात्रा हो जिससे नीचे भार पड़े और इसके साथ ही ढाल हो, क्योंकि ढाल हो जब होगा तो गुरुत्व के कारण वो हिमनद जो है वो पिघलना चालू करेगा और उसके नीचे का पानी पिघल जाएगा। जब ऊपर बर्फ जमा रहेगा तो उसी को आगे बढ़ के वो फिसलता हुआ आगे बढ़ जाएगा। इसी को हिमनद हेतु आवश्यक दशाएं कहते हैं। अब बात करते हैं हिमनद के भारतीय क्षेत्र। तो याद रखिएगा, जो भी क्षेत्र पहाड़ी होगा और बहुत ऊंचे पहाड़ होंगे वहीं पर हिमनद जमेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत में ऊंचे पहाड़ जहां बहुत ठंडी पड़ती है वो देखा जाए आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अगर आपको मैप याद आ रहा होगा तो सिक्किम और उसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, इन्हीं क्षेत्रों में हिमनद मिलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में ऊंचे पर्वत तो नहीं है, पहाड़ हैं, लेकिन वो इतने ऊंचे नहीं है कि वहां पर हिमनद पड़े और साथ में वो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच का एरिया है, तो इसलिए वहां पर हिमनद बनने का कोई सवाल नहीं है। तो हमारे ये टॉपिक तैयार हो गए। हिमनद के भारतीय क्षेत्र कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर का तात्पर्य यहां पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों से है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और साथ में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। इसके साथ ही उत्तरी हिमालय का कारण क्या मैंने आपको बता दिया कि उत्तरी हिमालय में बहुत ऊंची हिमालय पर्वत की चोटियां हैं जो कि ऊंचाई बढ़ने के साथ इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाती हैं कि जो भी नमी होती है वो बर्फ के रूप में जम जाती है। तो ये यहाँ का एक प्रमुख कारण है आइस या फिर हिमनद बनने का, ग्लेशियर बनने का। अब अन्य क्षेत्रों में न होने का मैंने बता दिया कि दक्षिण भारत में क्या कारण है, वहां सब बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इसके साथ ही अगर बात करें इन सब एरिया में या फिर आपके बात करें अन्य एरिया में तो वहां पर जो पहाड़ियां हैं वो उतनी ऊंची नहीं है, साथ में जलवायु की दशाएं वहां उतनी सक्षम नहीं है कि वहां पर हिमनद बनने के कोई चांस हो। अब हिमनद व हिमालय की बात करते हैं। तो अगर हिमालय की विशेषता की बात करें, हिमनदों की बात करें, तो आप पहले याद रखिएगा ये आपका हिमालय पर्वत पूरा सेंटर से दिख रहा है। तो अगर इस तरह हम हिमालय की बात करें
तो अगर ध्यान दें, इधर पूरा भारत हो, मतलब इस तरफ भारत हो, और इधर बात करें आपका चीन हो, तो हिमालय का जो ढाल है वो वास्तव में इस तरह है। आप देख रहे हैं, इस तरह है। तो भारत की तरफ देखिए, इसका ढाल जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है, और ये आप कह सकते हैं उत्तल ढाल है, और इस तरफ अवतल ढाल है। तो यही लिए यहां पर हिमटोपिया यहां नीचे तक जमी रहती है, और यहां की बात करें तो यहां पर हिमटोपिया ऊपर की इतनी जमी रहती है। अर्थात अगर इधर की बात करें तो इधर हिमरेखा आपकी जो है लगभग 5500 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है, और यहां बात करें तो ये 4500 मीटर की ऊंचाई तक भारत में हिमरेखा मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि 5500 मीटर के नीचे वाला बर्फ जो है वो मौसम दर मौसम पिघलता और जमता रहता है, 5500 मीटर के ऊपर कभी भी नहीं पिघलता है। लेकिन अगर भारत की तरफ बात करें तो 4500 मीटर, यहां अगर 4500 मीटर की बात है तो इसके ऊपर का कभी नहीं पिघलता है, लेकिन इसके नीचे का मौसम दर मौसम पिघलता रहता है। तात्पर्य यह है, आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि चीन की तरफ जो है उतना कठिन स्थिति नहीं है, क्योंकि इतने अधिकतर ऊंचाई तक जो है हिमरेखा जो है वो ट्रांसफर या शिफ्ट हो जाता है, जबकि भारत की तरफ विशेष हिमालय के ढाल के कारण जो है ये स्थिति बनी रहती है, अमूमन वर्ष भर जो है वो चादर से ढकी रहती है। एक चीज आपको और में यहां जानकारी मिल गई, हिमालय का चीन की तरफ अवतल ढाल है और इस तरफ उत्तल ढाल है। तो ये हिमालय की स्थिति है। अब हम बात करें आगे के टॉपिक पे, हिमनद व हिमालय हम चल रहे हैं, तो आइए हम पहले बात कर लेते हैं भारत में कौन कौन से हिमनद पड़ते हैं और उनकी स्थिति क्या है। तो हम आइए सीधे इस मैप पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप ये मैप को देख रहे हैं, पहले इस मैप को आपको मैं समझा देता हूं। इस मैप में आप देखेंगे ये ध्यान से, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला पोर्शन ये इंडिया का पोर्शन है, और यहां पर एक फिगर आप देख रहे हैं पाकिस्तान बन गया है, और यहां से मैंने अफगानिस्तान बना दिया है, और कुछ हद तक अफगानिस्तान से चीन की सीमा लगने के बाद आपका तजाकिस्तान वाला एरिया आपको दिख रहा होगा। इसके साथ ही ये पूरा आपका चीन का एरिया है, जिसमें ये आपका तिब्बत वाला बेल्ट है, और यहां से शिनजियांग बेल्ट है, ये आपको स्पष्ट क्लियर हो रहा होगा। इसके साथ अब अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हम चले तो आप देख रहे होंगे ये पूरा ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये भारतीय जम्मू कश्मीर है, और इसके साथ ही ये पाकिस्तान वाला जम्मू कश्मीर कब्जा वाला है, और ये अक्साई चीन मतलब जम्मू कश्मीर या वर्तमान लद्दाख का वो भाग है जो चीन के कब्जे में है। एक आप ध्यान से इस मैप को देखिए तो ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, ये जम्मू कश्मीर का वो भाग है जो पाकिस्तान ने 1948 में कब्जा किया, परंतु 1963 में चीन को सौंप दिया, और इस चीज को बोलते हैं शक्सगाम घाटी। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर या वर्तमान लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जो पाकिस्तान ने अपने पीओके वाले एरिया में 1948 में ही कब्जा कर लिया था, लेकिन 1963 में चीन को सौंप दिया था, उस एरिया को काराकोरम पार या फिर शक्सगाम घाटी कहा जाता है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही चूंकि हम बात कर रहे हैं ग्लेशियर की, ग्लेशियर के लिए पहाड़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही पहाड़ ऊंचाई उपलब्ध कराते हैं हिमटोपी बनने के लिए, और साथ में ढाल प्रदान करते हैं उनके वेग के लिए, क्योंकि हिमनदों में गति होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ये जास्कर है, और जास्कर यहां दो भाग में डिवाइड हो जाता है, ये नुन चोटी है, ये कुन चोटी है, और नुन और कुन चोटी के बीच में देखिए ग्लेशियर बना हुआ है। और यहां चलेंगे, ये आपका पीओके वाले एरिया में है, तो हिमालय का जो भाग पीओके वाले एरिया में है उसे देवसाई पर्वत कहते हैं। ये भी एक नई चीज आपको जानकारी हुई, क्योंकि पर्वतों वाले मैप में इसको नहीं बताया है। तो देवसाई पर्वत पीओके में है, हिमालय वाला भाग है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ ही अब हम जो ये ब्लू रंग से बनाए हैं, ये ब्लू रंग से आपके ये आइस ये आपके बने हैं, ग्लेशियर्स बने हुए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन ग्लेशियर का अलग अलग नाम है। ये नाम में हम बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यहां पहले से नाम लिख लिए हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इन नामों को जीपीएस से प्रॉपर तरीके से सर्च करके एग्जैक्ट लोकेट करने का प्रयास किया गया है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ के इसके आधार पर यदि एग्जाम में आंसर देते हैं तो बहुत ही कम चांस है कि आपके प्रश्न वहां पर किसी विवाद में फंसे। तो आइए हम ग्लेशियर की बात करते हैं। तो आपको बता दें कि यदि ग्लेशियर की बात करें तो विश्व के सबसे महान ग्लेशियर ध्रुवों को छोड़ दिया जाए
तो अधिकतर जो है वो भारत के काराकोरम वाली श्रेणी पे पड़ता है, जिसमें बहुत से ग्लेशियर हैं। यहां पर उनके सभी नाम लिखे हुए हैं। तो आपको एक बात और बता दूं कि जो ध्रुवों को छोड़कर, मतलब कि विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर कहां पर है? ध्रुवों पे हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यदि नॉर्थ और साउथ पोल को छोड़ दिया जाए तो विश्व के जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो पड़ता आपका है तजाकिस्तान में फेंडचेको ग्लेशियर। फेंडचेको ग्लेशियर के बाद अगर बात करें तो विश्व के लगभग सभी महान ग्लेशियर जो है वो हिमालय पर्वत के इसी काराकोरम श्रेणियों पर पड़ते हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि इन चीजों से कुछ संबंधित टॉपिक को यहां समझाने में हमें आसानी होगी। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं अफगानिस्तान और चाइना के शिनजियांग प्रांत, और भारत के ये लद्दाख वाला प्रांत है या पीओके वाला प्रांत। इनके पास एक समीप है बाटुरा ग्लेशियर, ये काराकोरम पे है। और बाटुरा ग्लेशियर याद रखिएगा, मैं नाम स्पष्ट कर दे रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन पे लिखा भी, स्क्रीन पे स्पष्ट बता भी दे रहा हूं। देखिए लिख के आ रहा होगा बाटुरा ग्लेशियर। बाटुरा ग्लेशियर के आगे चले तो आपको हिस्पर दिख रहा होगा, और साथ में यहां पर लुंगमा ग्लेशियर। मैं ग्लेशियर शब्द नहीं लिखा हूं क्योंकि यहां पर प्लेस कम था, मैं यहां पर सारी चीज बता दे रहा हूं। लुंगमा ग्लेशियर, बाटुरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर के बात करेंगे तो खारदुंगा ग्लेशियर, इस्कामीर ग्लेशियर, पुनमाह ग्लेशियर, बियाफो और बोल्टेरो ग्लेशियर। तो ये सभी आप देख रहे हैं कि ये सभी लगभग पड़ते हैं आपके पीओके में, काराकोरम में है, भारत में है, लेकिन वर्तमान में इस पे पाकिस्तान का कब्जा है। और ये पीओके वाले क्षेत्र पड़ते हैं कौन कौन से आपके? पुनमाह, इस्कामीर, खारदुंगा, हिस्पर, बाटुरा, लुंगमा, बियाफो और बोल्टेरो। ये सारे ग्लेशियर आप इसको बहुत अच्छे से मैप बनाने का पुट करके प्रयास करिए। अलग अलग किताबों में इनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई है, या फिर कुछ की अच्छी बताई गई है तो कुछ का गलत लोकेशन बताया गया, परंतु यहां पर सारे एक साथ बहुत एग्जैक्ट फॉर्म में आपको बताए जा रहे हैं। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिएगा। अब यदि बात करें काराकोरम दर्रे पे उन ग्लेशियर की जो भारत में पड़ते हैं, वर्तमान में भारत में उसका नियंत्रण है, तो उसमें आपका एक है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के साथ ही एक शसाइनी ग्लेशियर है। याद रखिएगा 2018 के एग्जाम में यही दोनों चीजें पूछी गई थी, सब कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आज तक भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर था उसमें अक्सर सियाचिन ऑप्शन दे तो उसमें शशाइनी नहीं रहता था, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता था, तो वहां पर उत्तर सियाचिन ग्लेशियर था। परंतु 18 के एग्जाम में जब शशाइनी और सियाचिन दोनों चीज पूछ दिया गया तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स ने यहां सियाचिन मारा, क्योंकि वो आदतन पहले सियाचिन ही मार देते थे, परंतु बाद में पता चला कि ये सबसे बड़ा ग्लेशियर शसाइनी है। तो वर्तमान कंडीशन ये है कि भारत का सबसे बड़ा, यहां बड़े से तात्पर्य लंबे से है, तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका शशाइनी है और उसके पश्चात सियाचिन ग्लेशियर है। तो शशाइनी और सियाचिन के बगल आपका एक रीमो ग्लेशियर है और रीमो के बगल साल्तोरो कांगड़ी ग्लेशियर है। तो आप काराकोरम पर्वत पे सभी कुछ है, कौन सा पीओके में है, कौन सा भारत में है, ये सभी आपको इसी कंटेस्ट में आपको याद करना है, एग्जाम में इसी तरीके से पूछेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके लद्दाख वाले पोर्शन में, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर नया वाला की सीमा के निकट, परंतु लद्दाख वाले एरिया में देखा जाए तो नुन चोटी और कुन चोटी के बीच में 4 किलोमीटर मोटी जो बर्फ की एक हिमनद है उसका नाम है नुनकुन हिमनद। नुन और कुन दो चोटियां भी हैं और उनके बीच में नुनकुन नामक आपका ग्लेशियर भी है, और साथ में आपका शफाक, पार्कचिक और मचोई ग्लेशियर है। इसके साथ ही आगे चलेंगे देवसाई पर्वत के पास, आप देखेंगे ये आपका देखिए नंगा पर्वत है, जहां से भारत में हिमालय पर्वत की शुरुआत होती है। तो नंगा पर्वत के आप बात करेंगे पश्चिमोत्तर में, पश्चिम उत्तर, तो इसको आप याद करिएगा। इनकी लोकेशन मैं स्क्रीन पे आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि इधर देखिए ये ग्लेशियर की लिस्ट होगी और उसके संबंध में आप देख रहे होंगे कि कौन से ग्लेशियर किन किन एरिया में पड़ते हैं। तो इसे बहुत बारीकी से आपको याद रखना है, और साथ में इसको ध्यान में रख के किस पर्वत के सापेक्ष हुए उसे भी याद करना है। आपको याद रखना है ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो फेंडचेको जो तजाकिस्तान में है, और अगर बात करें विश्व का ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर वो आपका शसाइनी है और उसके पश्चात सियाचिन है।
तो ये आपका ग्लेशियर का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके साथ ही जब हम लद्दाख, जास्कर और काराकोरम की बात करते हैं तो हम अक्सर कैलाश पर्वत की बात करते हैं। तो आपका ये कैलाश पर्वत है, वहीं पर एक कैलाश चोटी है। तो ये बहुत फेमस है। कारण क्या है, अगर हम ये कैलाश चोटी आप देख रहे हैं मैप में, तो कैलाश चोटी के अगर बात करें इस तरफ देख रहे हैं, ये आपका मानसरोवर झील है, इस तरफ बात करें राक्षस ताल है और उस तरफ बात करें चेमयुंगयान ग्लेशियर है। हम कैलाश चोटी की बात करें तो याद रखिए मानसरोवर वही झील है जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है, आगे हम बात करेंगे। राक्षस ताल वही ताल है जहां से सतलज नदी का उद्गम होता है और चेमयुंगयान वही ग्लेशियर है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो कैलाश पर्वत से 3 विशेष नदियों का उद्गम होता है, मानसरोवर झील से सिंधु नदी, राक्षस ताल, ताल मींस झील हुआ एक तरह से, यहां से सतलज नदी और उस तरफ चेमयुंगयान ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो ये इसकी बात है। तो इसको बहुत बारीकी से आप पढ़िएगा। इसमें रेड कलर से इन ग्लेशियर्स को बना दिया गया है, जो लिखा गया रेड कलर से ग्लेशियर, ब्लैक कलर से कुछ स्पेशल प्लेस लिख दिए गए हैं और ब्लू कलर से आपका ग्लेशियर का पूरा शीट बनाया गया है और जगह जगह स्टार की तरह आप देख रहे होंगे, ये ग्लेशियर को इंडिकेट कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर और कैलाश चोटी के इन ग्लेशियर को आप अच्छे से पढ़िए तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपके ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब आइए आगे हम चलते हैं। उत्तराखंड का इसी तरह मैप बनाते हैं और सिक्किम का मैप बनाते हैं और उनमें स्थित ग्लेशियर को पढ़ लेते हैं और इसके साथ ही हमारा ग्लेशियर वाला टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा। और अब एग्जाम में अगर पूछता है तो निश्चित रूप से आपसे ये गलत नहीं होगा और आप इसका एक बहुत बेहतर उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले आप प्रयास करिए, इस फिगर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके पश्चात हम चलते हैं आपके उत्तराखंड और आपके सिक्किम वाले ग्लेशियर पे।